Hello, student of 12th class. Welcome to online classes. Students, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जीन्स ठीक को कवर अप किया था। जीन्स क्या है, ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल क्या है, उस चीज को हमने लिया था। तो आज हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं, उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड्स। और जो आज की वीडियो के अंदर हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, टाइप और केमिकल कंपोनेंट्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो आइए आज हम इन टॉपिक्स को लेकर के बात करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। न्यूक्लिक एसिड्स आर द बायोपॉलीमर्स और स्मॉल बायो molecules essential to all known forms of life। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पर कुछ टर्म्स आ रही हैं, थोड़ा उन टर्म्स की तरफ ध्यान देते हैं। बायोपॉलीमर, ठीक, और बायोमोलिक्यूल्स। एक टर्म ये आई थी बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? ये बायोपॉलीमर्स होते हैं या छोटे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि जरूरी होते हैं सभी जीवित फॉर्म्स के लिए, सभी प्रकार के लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। अब बायोपॉलीमर क्या है? पॉलीमर का मतलब होता है एक छोटी छोटी यूनिट से मिल करके बनने वाली एक लंबी चेन को, एक लंबी यूनिट को पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो और बायो माने लाइफ, तो जीवित चीजों के अंदर मिलने वाली लंबी चेन वाले मॉलिक्यूल, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? बायोपॉलीमर्स कहेंगे। और बायो मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं? यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, तो उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? बायोपॉलीमर है या छोटे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि जरूरी होते हैं किसी भी लाइफ के लिए, ठीक है। इट मीन सभी तरीके के लाइफ लिविंग थिंग्स के अंदर ये मिलने वाले हैं। क्लियर है? इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। उन छोटी यूनिट्स को क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स, छोटी छोटी इकाइयों से बनेगा। उस छोटी छोटी इकाई को ही मोनोमर कहते हैं। और वो मोनोमर्स मिलकर के एक बड़े पॉलीमर का निर्माण करते हैं। और इन पूरी श्रृंखला को क्या कहेंगे? मोनोमर को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, ठीक है। तो एक छोटा मोनोमर न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और इसका मतलब अगर मोनोमर न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? कई सारे मोनोमर से मिलकर बनने वाला है न्यूक्लिक एसिड। इट मींस न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनने वाला है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, देयरफॉर द न्यूक्लिक एसिड्स आर आल्सो रिगार्डेड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसको पॉली यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी श्रृंखला, ठीक है। चलिए देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स दो तरीके के हैं। नंबर 1 डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नंबर 2 आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इट मींस दो तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, डीएनए और आरएनए। A nucleotide consists of 3 chemical components, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 टाइप के केमिकल कंपोनेंट से बना हुआ है। अब वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 a nitrogen containing heterocyclic base, ठीक है। अच्छा, यानी कि अब ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ये आपका ऑर्गेनिक साइक्लिक रिंग होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो साइक्लिक रिंग होते हैं, रिंग से बने हुए। जैसे आप बेंजीन कह देते हो, बेंजीन होता है, उसी तरीके से साइक्लिक कंपाउंड। बट फर्क होता है कि इनमें एटलीस्ट एक कार्बन और एटलीस्ट नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इनको तो बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। और अब क्योंकि यहां पे आ गया नाइट्रोजन कंटेनिंग, इट मींस मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हेटेरोसाइक्लिक में नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन में से एक हो सकता है। तो यहां पर कौन से वाला है? नाइट्रोजन वाला है, ठीक है। अच्छा, वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा। और यहां पर एक टर्म आ रही है बेस। तो बेस इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, इस वजह से बेस कह रहे हैं।
सेकंड 5 कार्बन शुगर। अच्छा, तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा जो कि पेंटोज शुगर होगा। ठीक है, 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट वो मौजूद रहेगा इसके अंदर। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, थर्ड कंपोनेंट क्या है, अ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये कंपोनेंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं हम लोग। तो आइए देखिए आगे क्या है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस की। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस क्या है, इनका तो बेसिक डेफिनेशन तो मैं आपको बता चुका। ठीक है, बट ये कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है पिरिमिडेंस और दूसरे होते हैं प्योरेंस। ठीक है, अच्छा, जो पिरिमिडेंस होते हैं ये सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग होते हैं, इसका मतलब एक रिंग वाला बना हुआ, और जबकि इसमें 2 फ्यूज रिंग्स होते हैं। अब आपके सामने देखिए बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है प्योरेंस का, तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये है पिरिमिडेंस का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए अगर पिरिमिडीन्स में, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो आप यहां स्ट्रक्चर में देखिए यहां पर 1 नंबर पर नाइट्रोजन है और 3 नंबर पे भी नाइट्रोजन है। इधर चलते हैं, प्यूरेंस में भी 1 नंबर पे नाइट्रोजन है, 1 और 3 दोनों नंबरों पे नाइट्रोजन है। इधर फ्यूज रिंग में भी नाइट्रोजन की प्रेजेंस है। ठीक है, अच्छा, अब ये 3 टाइप्स के हैं, थायमिन, यूरासिल और साइटोसिन। ठीक, अब जो थायमिन है, थायमिन जो होते हैं इसका एब्रिविएटेड वर्ड इसके लिए यूज करते हैं टी, यूरासिल के लिए यूज करेंगे यू, और साइटोसिन के लिए यूज करेंगे सी। ऐसे ही एडेनाइन के लिए यूज करेंगे ए, ग्वानिन के लिए यूज करेंगे जी। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखिए थायमाइन का स्ट्रक्चर देखिए, यूरासिल का स्ट्रक्चर देखिए और साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिए थे स्ट्रक्चर्स, और इधर ऐसे ही एडेनाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और ग्वानिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो प्यूरिन्स होते हैं इनमें फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि 2 रिंग एक साथ होंगे, और जो पिरिमिडीन्स होते हैं ये सिंगल रिंग वाले होते हैं। देखिए सिंगल रिंग दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये चीज, चलिए क्या, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक बेसिस की बात। चलिए बात, तो देखिए शुगर्स की बात कर लेते हैं। शुगर्स, न्यूक्लिक एसिड के अंदर 2 टाइप के शुगर मिलते हैं। नंबर 1 बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज डी, जिसको कि डीएनए में प्रेजेंट रहता है ये। ठीक है, अच्छा, और दूसरा वाला है बीटा डी राइबोज जो कि आरएनए में प्रेजेंट रहता है। अच्छा, तो आप यहां देखिए, फिगर देखिए लीजिए, ये पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। ये हो गया 1 नंबर कार्बन, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये वाला C 5, तो 5 कार्बन से बना हुआ रिंग है। ठीक है, बीटा डी राइबोज, और जो यहां पर बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज है, यहां पर जो ये 2 डीऑक्सी जो स्टैंड कर रहा है, ये किस बात से लेकर के है कि देखिए 1 और 2 नंबर कार्बन पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर जो आरएनए वाला जो शुगर है यानी कि बीटा डी राइबोज, उसके पास यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि इसमें डीएनए वाले जो शुगर में 2 नंबर पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो इसीलिए यहां पर 2 डीऑक्सी राइबोज आता है। ठीक है, तो ये दोनों थे शुगर्स जो कि न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, फॉस्फेट की बात कर, तो देखिए आगे फॉस्फेट ग्रुप की बात कर रहे हैं। देखिए फॉस्फेट ग्रुप, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिंकेज इन न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड की चेन होती है उसमें ये उनको आपस में, न्यूक्लियोटाइड चेन को आपस में कनेक्शन करने के लिए, उसको न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, कंप्लीट चेन बनाने के लिए लिंकेज का काम करता है। फॉस्फेट ग्रुप इज बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर। जो शुगर आप, जो पेंटोज शुगर अभी हमने देखा है, उस पेंटोज शुगर में, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। वो आप अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पोजीशन पर ऐड है। ठीक है, अभी बेसिक स्ट्रक्चर आप फॉस्फेट ग्रुप का देख लीजिए। ये फॉस्फेट ग्रुप का
स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड्स की। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या है? द मॉलिक्यूल्स इन विच वन ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस प्यूरिन और pyrimidine। ठीक है, यानी कि कोई भी एक नाइट्रोजन बेस, ठीक, जो कि बॉन्डेड विद शुगर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। यानी कि कोई एक नाइट्रोजन बेस या तो प्यूरिन या pyrimidine किसके साथ जुड़ा हो? शुगर के साथ जुड़ा हो। शुगर का मतलब क्या है? पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इट मींस न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से मिलकर बना है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। शुगर मींस पेंटोज शुगर, तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए द न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए डिफर इन टू रेस्पेक्ट्स। अब आपको पता है कि दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए और डीएनए। अब न्यूक्लियोसाइड के आधार पर डीएनए और आरएनए में क्या चेंजेस हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1, द शुगर इन आरएनए न्यूक्लियोसाइड्स इज राइबोज व्हाइल द शुगर इन डीएनए न्यूक्लियोसाइड इज डीऑक्सीराइबोज। नंबर 1, ये पहला फर्क है कि जो आरएनए का न्यूक्लियोसाइड होगा उसमें जो शुगर होगा उसको क्या बोलेंगे? राइबोज बोलेंगे। और जो डीएनए का न्यूक्लियोसाइड होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको डीऑक्सीराइबोज बोलेंगे। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कौन सा वाला शुगर होगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, ये मतलब है। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड में क्या कहता है? द न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए कंटेन्स यूरासिल बेस। अब अलग अलग आपको पता है ना, 3 आपके एक नाइट्रोजन बेस थे और 2 नाइट्रोजन बेस एक थे, 2 अलग अलग थे ना। अच्छा, 5 टोटल 5 थे। अच्छा, तो 5 में से जो 5 नाइट्रोजन बेसिस मैंने आपको बताए हैं उनमें से आरएनए के अंदर यूरासिल बेस होगा। ठीक है, अच्छा, उनमें थायमिन एब्सेंट होगा। थायमिन एब्सेंट है, बाकी के तो प्रेजेंट रहेंगे बट थायमिन एब्सेंट रहेगा। किसमें? आरएनए में। जबकि डीएनए में क्या रहेगा? डीएनए में यूरासिल एब्सेंट रहेगा, थायमिन प्रेजेंट रहेगा। बाकी के तो रहेंगे ही, बाकी यूरासिल एब्सेंट रहेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा, या फिर सिंपल वर्ड्स में कह देते हैं कि 5 जो आपके नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं उन बेसिस में से थायमिन एब्सेंट है किसमें? आरएनए में। और 5 नाइट्रोजन बेसिस में से यूरासिल एब्सेंट है किसमें? डीएनए में। राइट, चलिए देखिए आगे चलते हैं। द प्यूरिन और pyrimidine बेसिस आर अटैच्ड टू द पोजीशन 1' ऑफ पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर की जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो उसमें जो पहला नंबर कार्बन है, ठीक है, उस पहले नंबर कार्बन पर, ठीक, कौन जुड़ा होगा? या तो प्यूरिन जुड़ा होगा या pyrimidine जुड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, तो और कैसे जुड़ा होगा? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा होगा। ये बॉन्ड का नाम हो गया एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा होगा। राइट, चलिए अब देखिए द न्यूक्लियोसाइड्स आर नेम्ड डिपेंडिंग अपॉन द बेस प्रेजेंट एज। देखिए कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड के नाम हो सकते हैं। देखिए मैंने आपको 5 बताए हैं, 5 न्यूक्लियोसाइड्स के नाम यहां लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, तो कौन सा बेस जुड़ा होगा? जिस बेस के जुड़ने पर क्या नाम बनेगा? देखिए, अगर एडेनाइन नाइट्रोजन बेस जुड़ा है शुगर के साथ तो एब्रिविएशन ए लगाएंगे, ए से डिनोट करेंगे इस न्यूक्लियोसाइड को और नाम हो जाएगा एडिनोसाइन। ठीक, अच्छा, अगर ग्वानिन जुड़ा हुआ है एब्रिविएशन कैपिटल जी और न्यूक्लियोसाइड का नाम हो जाएगा ग्वानोसिन। ठीक, अच्छा, अगर साइटोसिन जुड़ा हुआ है तो एब्रिविएशन सी और नाम हो जाएगा साइटोडेन। ऐसे ही थायमिन जुड़ा हुआ है तो एब्रिविएशन टी, कैपिटल टी और थायमिडीन। और ऐसे यूरासिल जुड़ा होगा तो कैपिटल यू और यूराडिन। ठीक है, तो ये थे न्यूक्लियोसाइड के बारे में। अब चलते हैं न्यूक्लियोटाइड की तरफ। तो आइए देखिए अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। क्या है न्यूक्लियोटाइड्स? व्हेन द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियोसाइड, यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप, जो कि हम पहले डायग्राम और देख चुके हैं, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है किसके साथ? न्यूक्लियोसाइड के साथ। और न्यूक्लियोसाइड किस किस से बना हुआ है? न्यूक्लियोसाइड बना होता है नाइट्रोजन बेस प्लस
पेंटोज शुगर से, ठीक है। अच्छा, तो जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा न्यूक्लियोसाइड के साथ, द कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, राइट। क्योंकि नाइट्रोजन बेस और पेंटोज तो आपस में क्या हो गए? ये तो आपका न्यूक्लियोसाइड ही हो गए, ठीक है। और फॉस्फेट एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्लियर है? न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंड विद अदर न्यूक्लियोटाइड बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। अच्छा, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा। अच्छा, वो भी कैसे? बिटवीन 5-3 कार्बन एटम्स ऑफ पेंटोज शुगर। दोनों के, एक का 5 यानी कि 5वें नंबर पोजीशन पे कार्बन, और दूसरे वाले का जो दूसरा जो जुड़ रहा है, जो दो जुड़ रहे हैं ना आपस में, और जो दूसरे वाले का 3 नंबर पोजीशन कार्बन, आपस में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बना करके ज्वाइन होंगे, ठीक है। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने अभी एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ठीक है, देखिए अब आगे देखिए, उसमें आप देख रहे हैं अगले जो फिगर है, इसमें आप देख रहे हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स 5 और 3 एंड चैन की तरफ जुड़ते हुए, और ये जो लास्ट फिगर आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि कई सारे कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन कर गए और फाइनली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, इसी को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने इनके बारे में, टॉपिक्स के बारे में जो क्लियर किया होगा, समझ में आई होगी बातें। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है हम उसे यही एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।